Hi everyone, welcome to the first class of a new chapter from the quant subject, that is time value of money. So time value of money is a very easy chapter. Secondly, it is applicable in all the subjects that we are going to learn in the CFA level 1. इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो उसकी तीन इंटरप्रिटेशंस है. इंटरेस्ट रेट कहता है कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सेकंड इज डिस्काउंट रेट, आने वाले कैश फ्लोज को मैं किस रेट से पुल करूं ताकि मैं उस एसेट की प्राइसिंग कर पाऊं, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्ट रेट. इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी से इट एज डिस्काउंट रेट. नेक्स्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर मैं अपने पैसे एफडी में ना लगा के इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में लगाऊं, इस पर्टिकुलर एसेट में लगाऊं, तो मुझे कितनी रिटर्न चाहिए, मुझे मिनिमम एफडी जितनी चाहिए, बिकॉज एफडी इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट. गिवन, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है. गिवन द रिस्क इन्वॉल्व्ड, आई विल मेक दिस इन्वेस्टमेंट ओनली इफ आई गेट अ रिटर्न ऑफ इतना %, दैट्स नोन एज रिक्वायर्ड रिटर्न. मतलब सेम है, इट्स अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट. तो इसे कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न. मुझे 40,000 चाहिए 1 ईयर बाद, 1 ईयर बाद एक पैसा खड़ा है 40,000, तो आज कितने लगाऊं, दैट इज नोन एज डिस्काउंट रेट. थर्ड इंटरप्रिटेशन, मैं 14% कहीं और कमा सकता हूं, और अगर मैं यहां पे लगाऊं मुझे मिनिमम 14% चाहिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो तीन तरह से उसके डिवीजन की गई है कि अगर एक इंटरेस्ट रेट लेट से 14%, 13% है, अगर निफ्टी 13% CAGR देती है सिंस इट्स इंसेप्शन, तो 13% में से क्या ब्रेकडाउन है उसकी हम बातें करने वाले हैं. एक होता है रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज गवर्नमेंट का. सेकेंड इज इन्फ्लेशन, कम से कम इन्फ्लेशन तो बीट करे, मुझे कम से कम एफडी का रिटर्न चाहिए, लेट से 4% और 5%. इन्फ्लेशन, लेट से मुझे 5%, मुझे इन्फ्लेशन का भी चाहिए, प्लस रिस्क प्रीमियम. अगर मैं एक रिस्की कंपनी में डाल रहा हूँ तो जो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो मुझे डिफ़ॉल्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए. लिक्विडिटी, एक काउंटर है जो कि इलिक्विड स्टॉक है, या फिर मैं एक हेज फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा बायर सेलर नहीं है, तो मुझे लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम भी चाहिए और मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी चाहिए. तो धीरे धीरे हम इन सब के बारे में बात करेंगे. RF रियल क्या होता है, एवरी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन. क्योंकि आप पैसे को आज यूज़ नहीं कर रहे, बाद में यूज़ करोगे, तो इसलिए आपको कुछ रिटर्न चाहिए. आप आज सैक्रिफाइस कर रहे हो, फॉर दैट सैक्रिफाइस यू रिक्वायर समथिंग, दैट इज नोन एज रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम, एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ परचेजिंग पावर. क्योंकि आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे जाके महंगे होंगे, एंड टू मेंटेन दैट सेम परचेजिंग पावर वी रिक्वायर एक्स्ट्रा रिटर्न, ताकि हम वो गुड्स को भी अफोर्ड कर पाएं. मतलब आज के गुड्स अफोर्ड, क्योंकि देखो पैसा क्या है, पैसा कुछ नहीं होता, इट्स गुड्स. आज मैं वो गुड्स ले सकता हूँ, क्या मैं एक साल बाद भी उतने गुड्स अफोर्ड कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैंने अपनी परचेजिंग पावर को सस्टेन किया हुआ है. सो आई रिक्वायर एटलीस्ट RF रियल प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम. If an investment provides inflation protection, the investor is not exposed to purchasing risk. अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, वो ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो कि कहते हैं आपको मैं 4% रिटर्न दूंगी. टिप्स कहती है मैं आपको 4% रिटर्न दूंगी, आप इन्फ्लेशन की चिंता मत करो. मतलब कि इन्फ्लेशन में अलग से आई विल पे यू. इन्फ्लेशन 5% हुआ 5%, 3% हुआ 3%, 2% हुआ 2%, ठीक है ना. तो इस केस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें कंजम्पशन के लिए बस चाहिए होता है. मुझे सिर्फ 4% एफडी का दे दो, इन्फ्लेशन का तो ये दे ही देंगे. तो उस केस में मैं रिक्वायर कितना करूंगा, 4%, क्योंकि बाकी का वो खुद पे कर देंगे. इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन इज अ स्पेशलिटी जो कि मेंशन होता है. अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये नहीं कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप 4% प्लस 5% इन्फ्लेशन, आप 9% कम से कम एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है ना. सो हेंस यू विल डिमांड अ नॉमिनल रेट. नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके. अगला आता है डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, कि सामने वाला पार्टी अगर डिफॉल्ट कर जाए वो रिस्क है, एंड फॉर रिस्क के लिए मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल रिटर्न चाहिए. दो पॉपुलर रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P और मूडीज. तो उनकी ये अलग अलग तरह की रेटिंग्स होती हैं, AAA, AA, BAA, BA, B, CA. तो इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं और इसको जंक या स्पेक्यूलेटिव या हाई यील्ड कहते हैं. हाई यील्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है. और रिटर्न ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है. हाई यील्ड सुन के अच्छा नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, क्योंकि बेकार सिक्योरिटीज हैं ये, राइट. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, जैसा हमने डिस्कस किया कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी हेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में
you require extra return on account of non liquidity. Liquidity risk premium का मतलब ये नहीं होता कि liquidity के लिए, liquidity है इसलिए मुझे प्रीमियम चाहिए, liquidity नहीं है इसलिए मुझे प्रीमियम चाहिए. That's the meaning of liquidity risk premium. That is, अगला आता है maturity risk premium. मुझे पैसा आज नहीं मिल रहा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मिल रहा, तो जितना दूर का होगा दैट इज नोन एज मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम. कि उस टाइम पे क्या पता मैं अगर आज एक इंटरेस्ट रेट को लेके फिक्स कर रहा हूँ, क्या पता बाद में जाके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बदल जाए, कुछ हो जाए, तो मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम. डिस्काउंट रेट विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस चेंजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसा कि हमने फिक्स्ड इनकम में किया है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड द प्राइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट. Since 1 plus R is power something, here comes the maturity effect. जितना दूर का होगा उतना ज़्यादा पावर 10, पावर 20, पावर 30, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग इफेक्ट स्ट्रांग होगा. राइट, आगे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर मोर वॉलेटाइल देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड दिस इज द वेरी रीजन कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि उसमें एन जो होता है बहुत दूर का होता है, डिस्काउंटिंग बहुत जोर से दूर से आ रही होती है, तो वहाँ पे छोटा सा भी चेंज बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाता है. लेट्स से इंडिया की जीडीपी की नेक्स्ट 10 ईयर्स की मुझे प्रोडिक्शन करनी है, तो उस केस में अगर मैंने 3.6% लिया, फॉर एग्जांपल 3.6% लिया मैंने, जापान का मैंने लिया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं 3.6 को 3.7 करूंगा ना 20 ईयर्स में, दैट विल बी मैसिव चेंज. मतलब अगर I'll tell you very simple example. मतलब there was a data which I was studying recently about Argentina, New Zealand and all these countries. तो उसमें ये था कि New Zealand was one of the best countries in the world and बहुत 1980s में 1990s में, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर विच ईयर, मे बी 1800s और समथिंग, बट द पॉइंट इज कि उस टाइम पे जीडीपी जो थी पर कैपिटा जीडीपी दैट वाज वेरी गुड, बट इवेंचुअली क्या हुआ, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट होगी, एंड बाकी कंट्रीज जो उसके कंपैरिजन में थी जो बहुत ही लो थी, उनकी सिर्फ 0.5% और 1.5% सिर्फ हाई बढ़ी थी, एंड दैट 1.5% से एक पूरा देश ही बदल गया. सो इफ मोदी गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट हु इज एक्चुअली इनटू पावर, एंड अगर वो जीडीपी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट ऑफ अगर जीडीपी का अगर 0.5% भी अगर इंप्रूव कर दे, ट्रस्ट मी, जो एक लाइफस्टाइल है, एक लिविंग स्टैंडर्ड है, दैट विल इंप्रूव ड्रास्टिकली. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है बिकॉज ऑफ दैट एन, क्योंकि वो एन इतना स्ट्रांग होता है 30 साल, 40 साल, 50 साल का, तो दैट एक्चुअली चेंजेस एवरीथिंग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, दीज आर वेरी इजी एग्जाम्पल्स, आई डोंट थिंक आई नीड टू डिग इनसाइड देम कि इसमें क्या है, कितना इन्फ्लेशन है, क्या चीज़ है. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस दैट यू कैन डू योरसेल्फ. ठीक है, अगली बात आती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लेट्स से रिस्क फ्री रियल है 7%, रिस्क एडजस्टेड रेट है 12%. बताइए रिस्क कितना है. तो एक तो सिंपल तरीका होता है 12 - 7 दैट इज 5%, बट दिस इज नॉट द राइट मेथड. अप्रॉक्सीमेटली 5 होगा. द एक्चुअल आंसर इज 1.12 by 1.07 - 1 दैट इज 4.67%. थोड़ा सा कम आंसर आता है बिकॉज यू एक्चुअली कंपाउंड हेयर, राइट. So the various components of interest rates can either be incorporated in an additive model which is not allowed, which is approximate answer, और multiplicative model जो कि अभी हमने किया. ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. यू कैन इजीली कैलकुलेट द थिंग विच इज एक्चुअली आस्क्ड हियर. ठीक है ना. आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो कि रिस्की है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी है, करंट प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 40. आज के टाइम में वो कमोडिटी का प्राइस 40 चल रहा है. वी एक्सपेक्ट 5% इन्फ्लेशन, हमें 5% इन्फ्लेशन के लिए चाहिए. वी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस एंड सेल 1000 यूनिट्स एट द ईयर एंड. रिस्क एडजस्टेड रियल रिटर्न इज 11%. नाउ कैलकुलेट द अमाउंट वी आर रेडी टू इन्वेस्ट टुडे. जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जो भी फ्यूचर में पैसे मिलने हैं उसको आज पुल कर दो, लेकिन पुल किस रेट से करें, रिस्क एडजस्टेड रेट से करें या फिर रिस्क फ्री रियल रेट से करें. देखिए, हमेशा जो भी कैश फ्लोज होते हैं, कैश फ्लोज अगर रिस्क फ्री हैं तो डिस्काउंटिंग भी रिस्क फ्री रेट से होगी. कैश फ्लोज अगर रिस्की हैं तो डिस्काउंटिंग भी रिस्की रेट से होगी. अगर कैश फ्लो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है तो उस केस में डिस्काउंटिंग भी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन मतलब नॉमिनल रेट से होगी. और कैश फ्लो अगर इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन नहीं है, रियल रेट है, तो उस केस में डिस्काउंटिंग भी रियल से होगी. तो मेक श्योर कि ये दोनों इक्वल हो और आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, इररिस्पेक्टिव आप कुछ भी निकालें.
एग्जाम्पल देख लेते क्या दिया हुआ है. द रूल इज दैट नॉमिनल कैश फ्लोज मस्ट बी डिस्काउंटेड एट नॉमिनल रेट्स. नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल रेट. तो नॉमिनल कैश फ्लो कितना होगा, 1000 रुपीज का मैं सेल करूंगा, 1000 क्वांटिटी में सेल करूंगा, 40 रुपीज का 1 है, और 5% जो है इन्फ्लेशन आ जाएगी, दैट इज कि 42,000 मुझे बाद में मिलने हैं. एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 1.11 इंटू 1.05. कहाँ पे आ गया ये, मुझे रिस्क फ्री रियल, मुझे 11% रियल में चाहिए, और इन्फ्लेशन मिला के कितने चाहिए, 1.11 इंटू 1.05. तो मुझे कितने चाहिए, 16.55. अब यहाँ पे 42,000 इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है, और ये 16.55 भी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है, दैट इज नॉमिनल. सो नॉमिनल कैश फ्लो बाय नॉमिनल रिटर्न, दैट्स व्हाई द आंसर इज 36,036. अब ये आंसर याद रखना. दूसरे तरीके से भी जब हम करेंगे, मान लो मैं कैश फ्लोज विदाउट इन्फ्लेशन ले रहा हूं, कैश फ्लोज विदाउट इन्फ्लेशन ले रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा, 40,000. तो उस केस में रिटर्न भी कितनी लूंगा मैं, विदाउट इन्फ्लेशन, मतलब कि सिर्फ 11%. सो दिस डिवाइडेड बाय 1.11. तो इसकी भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा. देखिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है डिस्काउंट करके. डिस्काउंटिंग हमेशा होती है जिस तरह का कैश फ्लोज उस तरह की डिस्काउंटिंग. अगला आता है कैलकुलेटर का. कुछ चीज़ें हैं, कैलकुलेटर किस तरीके से यूज़ करना है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरीबडी माइट बी नोइंग. नहीं भी पता कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएगा हाउ ऑल दीज थिंग्स आर डन. ये रहा एक क्वेश्चन. एक 4 years का बॉन्ड है जो कि, या कुछ भी है, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं इसको. 50,000 कैश फ्लो मिलने, 50 समथिंग लाइक दिस. मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ. बीबी रेटेड है और डिस्काउंट रेट 12.5% है. तो उसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में 4 डालेंगे N, 50,000 डालेंगे हम PMT, और 12.5 को हम डालेंगे यहाँ पे I/Y. क्या बच गया हमारे पास, सबसे पहले आता है N हमारा पूरा हो गया, I/Y पूरा हो गया, PV हमें निकालनी है. और फ्यूचर में हमें जो है इसमें कुछ दिया, फ्यूचर में लेट्स सी इफ द क्वेश्चन इज गिविंग एनीथिंग. द क्वेश्चन इज सेइंग ऐसा कुछ भी नहीं है फ्यूचर में. यस, फ्यूचर में कुछ नहीं है. तो FV आपका डलेगा यहाँ पे 0, और CPT PV. इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं तीनों बॉन्ड्स का, एंड यू कैन एक्चुअली वेरीफाई किस तरीके से ये किया हुआ है क्वेश्चन, राइट. इन्होंने क्वेश्चन बता देता हूँ. क्वेश्चन में एक्चुअली इसको एक ZCB माना हुआ है, मैंने कूपन बेयरिंग बॉन्ड माना हुआ है. मान लेते हैं 50 से ओनली कूपन बॉन्ड है, ओनली कूपन बॉन्ड. तो इस तरीके से आंसर निकलेगा. अगर ये क्वेश्चन होता कि ये ZCB है तो क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 1.12 टू द 1.125 टू द पावर 4. और अगर ये वाला भी एक ZCB होता, क्या करते, डिवाइडेड बाय 1.11 टू द पावर 7.5. ये भी होता तो क्या करते, डिवाइडेड बाय 1.137 रेज टू द पावर 30. तो इस तरीके से प्राइस कर लेते हैं. मैंने दोनों तरीके बता दिए. अगर ये एक ओनली कूपन बॉन्ड होता तो कैसे निकालना है, CPT PV, मतलब अलग अलग कैलकुलेटर में क्या पुट करके, और अगर ZCB होता तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करते. तो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डन. अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SAR एंड EAR, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू, बाय बाय.